एमएससी पार्ट 1 के सिलेबस में एक टॉपिक है बेंट रूल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो मॉलिक्यूल के शेप डिटरमाइन करने का एक मेथड है। तो मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करने के लिए, शेप समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा तरीका होता है जिसे हम लोग समझते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको गिलेस्पी एंड निहोलम ने दिया था। मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी वाल्स डायग्राम एक मेथड है, आप उससे भी समझ सकते हैं मॉलिक्यूल का शेप। बेंट रूल से भी मॉलिक्यूल के शेप को आप समझ सकते हैं। तो जो पहला तरीका हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें कहा जाता है कि अगर मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा तो उसका शेप लीनियर होगा और उसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पाया जाएगा, जैसा कि BeCl2 में देखने को मिलता है। इस तरह से अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप इसका ट्राइगोनल होगा एंड उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, जैसा कि BCl3 में आपको देखने को मिलता है। अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता है और मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जैसा कि CH4 में आपको देखने को मिलता है। इस तरह से अगर मॉलिक्यूल में DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, ये इस तरह से, जैसा कि आपको PCl5 में देखने को मिलता है मॉलिक्यूल में का। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल के दो बॉन्ड एंगल होते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक्सियल बॉन्ड होता है, दूसरा मॉलिक्यूल में इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। जो एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और जो इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड होता है वो 120 डिग्री होता है। इसलिए आप इसके शेप में देखेंगे कि आपको 90 डिग्री एंड 120 डिग्री दो बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता है और ये मैक्सिमम आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है। एक एग्जांपल जैसे K4FeCN का होल 6, ये एक मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल के शेप को हाइब्रिडाइजेशन देख करके समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनमें जो हाइब्रिडाइजेशन था वो शेप को करस्पॉन्ड्स नहीं कर रहा था, जैसा हाइब्रिडाइजेशन था वैसा शेप उसका नहीं मिल रहा था। तो इसको समझने के लिए कि कैसा शेप है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, एक नई थ्योरी दी गई जिस थ्योरी को हम लोग कहते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में जैसा नाम से क्लियर है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मॉलिक्यूल के वैलेंसी शेल के जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं उनमें आपस में रिपल्सन होता है और उसी पर शेप उसका डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूल के वैलेंसी शेल में दो तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहला होता है लोन पेयर, दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। ये थ्योरी गिलेस्पी एंड निहोलम ने एक्सप्लेन किया कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल में लोन पेयर होगा उतना ही उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो CH4 मॉलिक्यूल को अगर आप देखिए, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप NH3 मॉलिक्यूल को देखिए तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक लोन पेयर है। अगर आप H2O मॉलिक्यूल को देखिए तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल CH4 का 109 डिग्री 28 मिनट होता है, NH3 का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, जबकि H2O का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल मतलब जो दो बॉन्डेड एटम है इनके बीच कितना एंगल पाया जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल उसका डिक्रीज होता जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है कि शेप डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं। मॉलिक्यूल का शेप आप कह सकते हैं कि दो तरह का हो सकता है। एक मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है जिसको हम लोग कहेंगे रेगुलर शेप। रेगुलर शेप का मतलब होता है कि जैसा हाइब्रिडाइजेशन हो वैसा ही शेप हो। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लिनियर शेप हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल शेप हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप हो। और इरेगुलर शेप वो शेप होता है जो हाइब्रिडाइजेशन को करस्पॉन्ड्स नहीं करता, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन उसका बॉन्ड एंगल 128 डिग्री नहीं है, तो शेप भी टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ठीक इसी तरह से आप H2O में देखिए, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले का बॉन्ड एंगल तो 128 होना चाहिए, 128 पर टेट्राहेड्रल शेप होता है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है, तो इसका भी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल का शेप वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है। लेकिन बेंट रूल में कुछ और बातें ही निकल करके सामने आती हैं। तो बेंट रूल आप देखिए क्या कहता है। बेंट रूल कहता है कि अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, लेकिन जो एटम्स सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ CH2F2 ये मॉलिक्यूल ले लूँ,
या PCl3F2। इनके केस में आप देखिए यहाँ कोई भी बॉन्ड पेयर नहीं है। अगर बॉन्ड पेयर नहीं है तो इनका शेप रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि इस पर हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। इस पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखने की कोशिश करेंगे तो इस पर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल और सभी बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल के सेम होने चाहिए। जैसे ये फ्लोरीन है तो ये सभी बॉन्ड एंगल इसके बीच बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, इसके हाइड्रोजन फ्लोरीन के बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। ठीक इसी तरह से PCl3F2 को अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप ट्राइएगोनल प्लेनर होना चाहिए। तो यहाँ अगर ट्राइगोनल प्लेनर आप शेप बनाएंगे तो आपके पास दो विकल्प होता है कि क्या तीनों क्लोरीन कहाँ होंगे, क्या तीनों क्लोरीन यहाँ होंगे और दोनों फ्लोरीन यहाँ होंगे। एक शेप आप ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फ्लोरीन यहाँ आ जाए और क्लोरीन यहाँ रहें और ये क्लोरीन एक्सियल पर चला जाए और एक फ्लोरीन एक्सियल पर रहे। या तीसरा स्ट्रक्चर आपका ये हो सकता है कि दोनों ही क्लोरीन इक्वेटोरियल पर आ जाएं और एक क्लोरीन एक्सियल पर रहे और बाकी के दो क्लोरीन एक्सियल पर रहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसके तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए। एक स्ट्रक्चर फर्स्ट जिसमें दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर हैं, एक स्ट्रक्चर सेकेंड जिसमें एक फ्लोरीन एक्सियल पर है लेकिन दूसरा फ्लोरीन इक्वेटोरियल पर है, और एक स्ट्रक्चर थर्ड जिसमें सभी दोनों फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं। तो इन तीनों में से क्या तीनों स्ट्रक्चर सही हैं, क्या या कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, इसी को एक्सप्लेन करता है बेंट रूल। यहाँ आप इसको देखिए, CH2F2 के केस में कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन से फ्लोरीन जुड़े हैं, तो सभी बॉन्ड एंगल इनके 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए। मतलब हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल 109 28 होना चाहिए और हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए और फ्लोरीन के बीच में भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ये बॉन्ड एंगल जो फ्लोरीन के बीच में था वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट मिला और ये जो हाइड्रोजन के बीच में था ये मोर देन 109 डिग्री 28 मिनट मिला, जो कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसको कि वेस्पर थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्योंकि वेस्पर थ्योरी तो कहती है अगर सभी बॉन्ड पेयर हैं तो शेप रेगुलर होना चाहिए। यहाँ तो बॉन्ड एंगल अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखिए तो यहाँ भी तीन स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हैं उसमें से जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है ये एग्जिस्ट करता है, जो स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर थर्ड हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको बेंट रूल एक्सप्लेन करता है। बेंट रूल क्या कहता है इसको आप समझिए। बेंट रूल कहता है कि अगर किसी में सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और सेंट्रल एटम से अलग अलग तरह के एटम जुड़े हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिटी अलग अलग है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स होगा सेंट्रल एटम से वो ऐसे ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ा रहेगा जिसमें यस कैरेक्टर कम हो। जो लाइन तो देखने में बड़ी सिंपल लगती है लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। कैसे आप जानेंगे कि किस में यस कैरेक्टर कम होगा, किस में यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा? मैंने एक एग्जांपल लिया है PCl3F2। आप PCl3F2 को अगर आप देखते हैं तो इसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि उसमें एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे क्योंकि P3 है और एक d ऑर्बिटल होगा, z ऑर्बिटल होता है इसमें। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये आपस में हाइब्रिडाइज करने जाते हैं तो यहाँ आपको दो तरह की कंडीशन बनती है। देखिए, अगर आप dz ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल के शेप को देखिए, दोनों z एक्सिस पर पाए जाते हैं। अगर आप इसके शेप को देखिए तो इसमें दो तरह की बॉन्डिंग है। एक बॉन्डिंग है इक्वेटोरियल जिसमें दो बॉन्ड इक्वेटर पर हैं और तीन बॉन्ड एक्सियल हैं। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि अगर ये तीन बॉन्ड इक्वेटोरियल वाले जो हैं ये ऐसा है जैसा कि ट्राइएगोनल शेप होता है। आप देखे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, इसका मतलब कि ये शेप ऐसा बना होगा जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल मिले होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये s और ये दो p ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसा शेप जो कि इक्वेटोरियल के तीनों पोजीशन वाले हैं। और ये pz और dz ऑर्बिटल, ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे तो ये शेप हो जाएगा एक्सियल जो लीनियर है, क्योंकि pz भी उसी लाइन पर, इस पर dz है। तो जो एक्सियल बॉन्डिंग बनती है उसमें pz एंड dz इन्वॉल्व होते हैं। जो इक्वेटोरियल बॉन्डिंग बनती है
उसमें एक s और 2 p sp2 हाइब्रिड एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको यहाँ से एक बात समझना है कि ये जो pz और dz मिले हैं इसमें s नहीं है, जबकि जो sp2 बना है इसमें s कैरेक्टर है। तो आप कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर s कैरेक्टर है लेकिन एक्सियल पोजीशन पर s कैरेक्टर नहीं है। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये बेंट रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे जगह जाना चाहता है जहाँ s कैरेक्टर कम हो। इसलिए फ्लोरीन हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, ऐसे पोजीशन पर जहाँ s कैरेक्टर कम है, और वो पोजीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन। इसलिए फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर जुड़ता है। और जो 3 क्लोरीन हैं वो तीनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका शेप इस तरह से पाया जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल लेकर के मैं बेंट रूल को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए CH4 मॉलिक्यूल है, यहाँ 4 बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। ये सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। जबकि इस केस में अगर आप देखिए स्ट्रक्चर 2 के केस में देखिए तो प्रैक्टिकली ये बॉन्ड एंगल आपका लेस मिलता है और ये बॉन्ड एंगल आपको मोर मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड में लेस s कैरेक्टर है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में s कैरेक्टर मोर होगा। तो ये कैसे समझेंगे आप कि किस में s कैरेक्टर कम होगा, किस में s कैरेक्टर मोर होगा, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल लेस आता है प्रैक्टिकली, ये बॉन्ड एंगल मोर आता है। तो इसका कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही ये बेस्ड होता है एक्चुअल में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि बेंट रूल सपोर्ट करता है वेस्पर थ्योरी को। वेस्पर थ्योरी को बेंट रूल के सहायता से और आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कैसे फर्क पड़ता है। अगर आप इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है शेप पर या बॉन्ड एंगल पर, तो सबसे पहले हम ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें सेंट्रल एटम तो सेम है लेकिन पेरीफेरी से जुड़े हुए एटम उसके डिफरेंट हैं। जैसे H2O मॉलिक्यूल हमने ले लिया और वो F2 मॉलिक्यूल ले लिया, लेकिन जिसमें दोनों में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। इसी तरह से NH3 आप देखिए, नाइट्रोजन है सेंटर में, NF3 देखिए तो नाइट्रोजन है सेंटर में, लेकिन एक में हाइड्रोजन है दूसरे में फ्लोरीन है। और अगर दूसरे तरह का मॉलिक्यूल की आप बात करेंगे तो दूसरे तरह के मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम डिफरेंट है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, लेकिन उससे पेरीफेरी से जुड़े हुए एटम हाइड्रोजन सभी में सेम है। तो सबकी बॉन्ड एंगल आप देखिए, H2 और F2 का बॉन्ड एंगल अगर आप देखते हैं तो H2 का 104 डिग्री 5 मिनट होता है, जबकि OF2 का 103 डिग्री 2 मिनट होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको आप समझिए। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप देखिए, यहाँ H2O में ऑक्सीजन से 2 लोन पेयर है, OF2 में भी ऑक्सीजन से 2 लोन पेयर है। H2O में ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और OF2 में ऑक्सीजन से 2 फ्लोरीन जुड़े हैं। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन के करीब होंगे। जबकि यही अगर सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखिए OF2 के केस में, तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के फ्लोरीन की तरफ चले आएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चले आएंगे तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी, जबकि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे तो इनके बीच डिस्टेंस कम रहेगी। अगर डिस्टेंस कम रहेगी तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए। जबकि अगर आप OF2 के केस में देखिए तो यहाँ बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम हो गया है क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस घट गई है, लेकिन लोन पेयर से रिपल्सन बराबर है। इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर से रिपल्सन भी बराबर है, इसलिए ये ऐसे सिकुड़ता चला जाएगा और इनके बीच बॉन्ड एंगल घट जाएगा, इसलिए इनके बीच बॉन्ड एंगल घट करके 103 डिग्री 2 मिनट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आप दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को देखना चाहें जहाँ सेंट्रल एटम डिफरेंट है लेकिन उससे जुड़े हुए पेरीफेरी के एटम सेम हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स को आप देखिए। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो वहाँ से आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, और नीचे आने पर ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घटती जाती है। इसका मतलब सदा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होगी, उससे कम सल्फर की, उससे कम सेलेनियम की, टेलुरियम की, उस सबसे कम पोलोनियम की। तो इन चारों के केस में आप देखिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होगा उनके जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले H2O के केस में ऑक्सीजन से ज़्यादा करीब होंगे, लेकिन नीचे अगर आप आते हैं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से घट गई तो वो थोड़ा सा सेंटर एटम से दूर होते जाएंगे। सेलेनियम के केस में आएंगे तो और दूर हो जाएंगे, टेलुरियम के केस में आएंगे तो बहुत ही दूर हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं
और हम सभी जानते हैं कि यहाँ दो दो लोन पेयर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो सब में दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप H2O के केस में देखिए तो यहाँ बांड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बांड पेयर बहुत ही करीब हैं। यहाँ बांड पेयर का रिपल्सन उसके कंपेरिजन में कम होगा। यहाँ बांड पेयर सिलीनियम के केस में बांड पेयर का रिपल्सन और कम होगा। यहाँ टेलेरियम के केस में बांड पेयर का रिपल्सन और ही कम होगा। तो जब रिपल्सन कम होगा तो ये लोन पेयर इसको और ज़्यादा रिपेल करेंगे, और इसलिए ये लोन पेयर इस पर रिपेल करेगा। सभी का लोन पेयर H2O का लोन पेयर इस बांड पेयर पर रिपल्सन करेगा, या H2S का इस लोन पेयर का इस बांड पेयर से रिपल्सन होगा। इस तरह से ये H2SC का सिलीनियम का लोन पेयर इस बांड पेयर से रिपल्सन करेगा। लेकिन यहाँ पहले के केस में आप देखिए H2O के केस में चूंकि बांड पेयर बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए ये लोन पेयर के रिपल्सन के इफेक्ट को उतना प्रभावी नहीं होने देते। इसीलिए इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री मिलता है आपको। लेकिन जैसे आप उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, आप देखिए बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है। अब लोन पेयर का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिटी घट गई है, तो लोन पेयर का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अब सिकुड़ना शुरू करेंगे, तो इनका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, इसलिए H2S का बॉन्ड एंगल 92 डिग्री आपको देखने को मिलता है। यहाँ लोन पेयर का रिपल्सन वैसे होगा, लेकिन बॉन्ड पेयर उतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो और ज़्यादा इनको सिकुड़ जाना चाहिए, इसीलिए इनका बॉन्ड एंगल घट करके 91 डिग्री हो जाता है। और H2T के केस में देखिए ये बॉन्ड पेयर इतने दूर हो गए हैं कि इनमें होल्ड करने की प्रॉपर्टी बहुत ही कम रह गई है, इसलिए लोन पेयर का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर और ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए इनका बॉन्ड एंगल घट करके 89.5 डिग्री हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट से घटते घटते 92 डिग्री 21 मिनट से घटते घटते 89 डिग्री तक आ गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी पहले से दूसरे में घट गई, दूसरे से तीसरे में घट गई, और तीसरे से चौथे में घट गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर शेप डिपेंड करता है। तो ये है बेंट रूल। अगर आपको बेंट रूल समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।